जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। इस महंगाई के ज़माने में एक कार ख़रीदना बहुत लोगों का सपना होता है। तो उस सपने को पूरा करने के लिए इतने सारे ऑप्शंस हैं। लोग सोचते हैं कि हम कौन सी कार ख़रीदें, कौन सी कार ना लें। मारुति है, मारुति में आप देखिएगा कि ऑल्टो है और रेनॉल्ट में आपको क्विड का ऑप्शन मिलता है। इस तरह की एंट्री लेवल सेगमेंट में बहुत सारी कार्स अवेलेबल हैं। आज हम बात करने वाले हैं, एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी गाड़ी है जो एक बहुत ही अच्छी फैमिली कार बन सकती है। इस कार का हम नाम बताने वाले हैं। तो ये है वो कार, रेनॉल्ट की क्विड। तो आज हम रेनॉल्ट क्विड का 1000 किलोमीटर का ड्राइव रिव्यू आपके लिए लेकर के आए हैं। एक ये यूज़र रिव्यू है जिन्होंने इस कार को 1000 किलोमीटर चलाया है। उसके बाद ये अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करने वाले हैं कि इनको इस कार में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है गाड़ी। इसका बैक दिखा सकते हैं आप यहाँ से। कितनी बहुत अच्छा लाइट्स देखिए, एलईडी लाइट्स दे रखी हैं और बहुत ही अच्छा रेनॉल्ट का लोगो है। तो एक बहुत ही बढ़िया प्रेजेंस देता है कार को।
आपको मिलाना चाहता हूँ मैं अपने यूज़र से। इनका नाम है कार्तिकेय और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इनका रेनॉ क्विड के लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा और फाइनली जब ये इन्होंने कार ख़रीदी तो कैसे इन्होंने मन बनाया कि मुझे रेनॉ क्विड ही लेनी है, जबकि इनके पास तमाम ऑप्शंस अवेलेबल थे कि मारुति में या फिर हुंडई में। तो आखिर क्विड ही इन्होंने क्यों ली, जानते हैं कार्तिकेय सिंह। इस कार का आगे का रिव्यू है हम वो कार के अंदर बैठ के ही लेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं सीधा कार के अंदर। कार्तिकेय, पहले आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं? अभी लोगों को मेरा नमस्कार। सर मैं गाज़ियाबाद से हूँ। छोटी फैमिली है जैसे आप बता रहे हैं कि सिस्टर्स हैं घर में जी, पेरेंट्स हैं जी, तो आपने क्विड का ही क्यों मन बनाया और कोई और गाड़ी आपके मन में नहीं आई कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि बड़ी गाड़ी लेते आराम से 4-5 लोग बैठ के जाते साथ में घूमने फिरने, तो ऐसा क्विड का ही क्यों दिमाग में आया आपके? सर एक बड़ा रीज़न ये था कि ये हमारी सेकंड कार है वैसे। तो इससे पहले हमने वैगनार ली थी, हमारी जो फर्स्ट कार थी। अच्छा। और वैगनार हमने ली थी 2010 में, 2010 के एंडिंग में ली थी। तो 10 में उसका एक नया मॉडल लॉन्च हुआ था, ठीक है, जो कि अभी तक जो कंटिन्यू रहा है मे बी। उसके बाद एक 4th जनरेशन जो वैगनार की आई थी वो थोड़ा चेंज हो गई थी, तो वो हमने लिया था और उसको हमने 10 साल 11 साल चलाया। फिर गवर्नमेंट के रूल्स आ गए कि 10 साल से ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकते, तो हमने फिर कहा कि भाई तो ज़्यादा हो गया। तो फिर हमने इसके बाद वो गाड़ी डिसकंटिन्यू करी और फिर हमने क्विड ली। क्विड लेने का सर मेन रीज़न ये था कि एक तो हमारा बजट, क्योंकि फादर साहब हमारे बोलते हैं कि अरे 8-10 लाख नहीं किसी गाड़ी पे खर्च करने चाहिए, क्योंकि गाड़ी मतलब एक मतलब एसेट भी है बट स्टिल मतलब आपको उसको मेंटेन करना पड़ता है, और उनका नहीं था। मोस्टली बजट की बात थी, क्योंकि फादर ने हमारे बोला था कि 8-10 लाख की गाड़ी के लिए तो मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा। और सर पहले तो मतलब पापा का ये था कि 5 लाख तक में गाड़ी आ जाएगी, क्योंकि उनको तो सर वही आदत थी कि 2010 में उन्होंने गाड़ी खरीदी, तो प्राइसेस तो हाँ क्या ही बड़े होंगे। सर जब हम लोग एक्चुअली में परचेज करने गए गाड़ी, तो एंट्री लेवल गाड़ियों की मतलब ऑल्टो जो आ रही है, ऑल्टो आ रही थी, एस्प्रेसो आ रही थी और सैंट्रो आ रही थी, जो कि एक्चुअली डिसकंटिन्यू हो गई। तो फिर जब तक हम लोग सैंट्रो लेने गए तो डिसकंटिन्यू हो चुकी थी, तो हमें मिली नहीं। और उसके बाद ग्रैंड i10 आ रही थी, लेकिन वो 6 लाख क्रॉस कर जाती है, हमारा बजट ही 6 लाख के आसपास था। और क्विड आ रही थी। ओके। बाकी और मतलब इतने जो डीलर्स थे सर हमारे जो एरिया के आसपास, रेनो है, मारुति सुजुकी और हुंडई है, तो और उनके सर्विस सेंटर्स भी बड़े पास हैं इन सब के। अच्छा। तो मैंने कहा कि दूर जाना ही नहीं है फिर, मतलब और इससे दूर बजट भी नहीं है हमारा, तो फिर हमने कहा कि इन्हीं तीनों किसी एक गाड़ी ले लेते हैं। तो ऑल्टो भी देखी सर चला के, फिर एस्प्रेसो भी देखी और फिर ये देखी। तो फिर जो हमें सर इंजन, मैं कहूँगा कि ऑल्टो का हम लोग को ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि पहले मारुति सुजुकी चला चुके थे। लेकिन फीचर्स वगैरह जो हमने देखे कि इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा आ जाता है, डे नाइट IRVM जैसे इसका है, जो पीछे हम देख सकते हैं उसका रियर व्यू, और इसके जो सर मिरर्स है वो इंटरनली एडजस्ट हो जाते हैं अंदर से। अच्छा। तो वो चीज़ है। इसके DRLs बड़े अच्छे लगे थे, इसका लुक बहुत अच्छा लगा था। तो हमारे प्राइस रेंज में ये ऑलमोस्ट हमें 6-10 की सारी एक्सेसरीज जो हमने बाहर से भी अगर कुछ मैटिंग करवाई है इसमें, तो 6-10 तक ये पूरी ऑन रोड पड़ गई थी। कौन सा मॉडल है बताएंगे इसके बारे में? जी, ये क्विड का RX-T मॉडल है। और इसके अंदर आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो सर कि इसमें बाहर क्लैडिंग लगी हुई है हेडलाइट के ऊपर। हाँ जी, देखिए मैंने क्लैडिंग इसमें, और स्किड प्लेट है सर इसमें, और ऊपर रूफ रेल्स हैं। तो ये तो उसमें आती नहीं है उस मॉडल में? नहीं सर, ये हमने कस्टमाइज करवाई थी, क्योंकि एक्चुअली अगर आप क्विड को देखो तो जो क्लाइंबर वेरिएंट जो एडवर्टाइजिंग होती है इसकी क्लाइंबर वेरिएंट की, तो बहुत अच्छी लगती है सर। मतलब ये इसको SUV टाइप का लुक दिया है इसको, रगड थोड़ी फीलिंग आती है इसको देख के। उसके बिना सर थोड़ी ना मतलब छोटी लगती है ये। ऐसे बाहर से अगर आप इसको देखोगे तो ऐसा लगता है बड़ी गाड़ी है बैठ इसमें 4 ही लोग पाते। लेकिन हाँ ये है कि इसका फील जो है वो फील गुड, जो वो बड़ी गाड़ी वाला फील देती है थोड़ा। ठीक है। तो आपने ऐसे क्विड को चूज़ किया, जैसे आप बता रहे हैं कि पहले आप वैगनआर यूज़ करते थे, तो आपको स्पेस कंस्ट्रेंट फील नहीं हुआ कि स्पेस कम है इसमें, या फिर ऐसा इशू होने वाला है? बिल्कुल सर, स्पेस कंस्ट्रेंट इसलिए एक्चुअली फील नहीं हुआ सर, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लोग 6 लोग थे फैमिली में, तो हम 4 बच्चे पीछे आ जाते थे, क्योंकि हम लोग छोटे 10 साल पहले तो सर हम सभी का साइज थोड़ा कम था। तो सब एक्सपेंड हो गए। हाँ जी, उसके बाद से सब एक्सपोनेंशियली एक्सपेंड हो गए सर। तो ऐसा था कि हम सारे लोग 6, मतलब मेरी 3 सिस्टर्स हैं, मैं हूँ
और पापा और मम्मी। तो पापा और मम्मी आगे बैठ जाते थे, हम लोग पीछे आ जाते थे वैगन आर में। और डिग्गी तो सर ना के बराबर ही थी, बट स्टिल जितनी बहुत थी उसी में हम लोग काम चला लेते थे। बट ये था कि हम लोग सब छोटे छोटे थे। अब क्या हुआ सर, 2 सिस्टर्स की मेरी क्या कहते हैं शादी हो गई, वो बाहर सेटल हो गई, मतलब एक स्टेट से बाहर है और एक मेरी बहन USA में है। तो अभी मतलब वो बाहर है, अब हम लोग 4 ही लोग हैं। तो सर 4 लोग में तो सफिशिएंट गाड़ी है, लेग रूम काफ़ी मिल जाता है हम लोगों को इसमें। मदर को जैसे हमें थोड़ी घुटनों की प्रॉब्लम है, तो कुशनिंग वगैरह अंडर थाइड सपोर्ट ठीक ठाक है इस गाड़ी का। सबसे बड़ी बात है सर, इसकी डिग्गी बहुत बड़ी है। तो मम्मी लोगों को तो बिल्कुल मतलब वो जाना है कहीं तो सारा ही सामान समेट के ट्रिप पे जाने के लिए, घूमने के लिए आपके बैग्स वगैरह बड़े आराम से आ जाते होंगे इसके अंदर। बिल्कुल सर, मतलब हमारे यहाँ तो मतलब कहीं एक दिन के लिए जाना उसके लिए भी 2 बैग लेके जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि डिग्गी कितनी जरूरी है। घूमने फिरने वाले लोग हैं तो बिल्कुल बढ़िया गाड़ी के हिसाब से अच्छी ली। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो आपका CNG कार लेने का मन नहीं हुआ आपका इस टाइम पे, जैसे प्राइसेस बहुत हाई हैं पेट्रोल के? जी। तो CNG की तरफ रुख नहीं किया आपने? सर CNG को ना लेने का एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि सर हमारी रनिंग ज्यादा नहीं है। मैं अगर आपको बताऊं कि हमने जुलाई में ली थी ये गाड़ी, इट्स ऑलमोस्ट अभी क्या कहते हैं मिड ऑफ सितंबर हो गया सर। बिल्कुल। ये भी क्योंकि मेरी आपसे बात हुई थी और मैं लुधियाना काम से आया था, तो आपने बताया था कि मिल सकते हैं। तो सर लुधियाना की आप 400 किलोमीटर मान लो, 250 किलोमीटर है शायद, 300 किलोमीटर होगा एक्चुअली में, ज्यादा होगा। मैं 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर सॉरी, मैं तो 350 किलोमीटर आप आना और जाना लगाने के बाद सिर्फ आना लगा लो आप, तो ये 1000 किलोमीटर के ऑलमोस्ट 940-44 कुछ है। तो आप तब जाके ये इतनी चली है, आप ये समझो। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आज जो भी इंसान कार खरीदता है वो तो पहली चीज़ देखता है कि कितना माइलेज देती है। तो क्या है इसका माइलेज के बारे में? सर माइलेज का मैं आपको बताऊं, थोड़ा जो कंपनी ने क्लेम किया है, मैं आपको सच बताता हूँ आगे पीछे हो जाता है क्लेम काफ़ी। क्योंकि मैंने सर जब मैं लुधियाना आया, मैंने जब गाड़ी चलाई, मैंने काफ़ी लाइट पेडल से और काफ़ी आराम से मतलब इसको चलाया कि मतलब वही 2-2.5 हज़ार RPM पे चला रहा हूँ मैं इसको, और 4th गियर में 4th गियर में ऐसे करके। तो मैंने सर इसमें 23 का एवरेज निकाला था अभी जो। हाँ, लेकिन जब सर मैं लुधियाना सिटी में एंटर किया हूँ, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक आया सर, ये 15-14 की MID में दिखाने लगा, 15 की, और AC चल रहा था सर पूरे टाइम। भी बहुत अच्छा एवरेज है, अगर आप सिटी में 14-15 निकाल पा रहे हैं तो बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात है। जी सर। दोस्तों शुरू करते हैं गाड़ी का ड्राइव रिव्यू। और पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम, सीट बेल्ट। आपको सीट बेल्ट ज़रूर लगानी है अगर आप कार में हैं, और अगर आप 2 व्हीलर में हैं तो हेलमेट लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपकी लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई घर पे इंतज़ार कर रहा है तो ज़रूर लगाएं। अब चलते हैं आगे। थोड़ा सा इनिशियल जब मैंने इसको उठाया गाड़ी को, तो थोड़ा सा पावर लैग हल्का सा फील हुआ, लेकिन उसके बाद नहीं। तो अचानक से पावर आता है, देखिए ठीक ठाक पावर मिल रही है। देखिए अभी पहले गियर से उठाई है मैंने कार, करीब 2000 RPM में पहुंच गई है कार सेकंड गियर में। तो थोड़ा सा इंजन हल्का सा नॉइजी है, और NVH लेवल्स की बात करें तो थोड़ा सा नॉइज़ आता है अंदर इंजन का, क्योंकि केबिन साउंड प्रूफ नहीं बोलूँगा मैं, तो इंजन की साउंड आपको सुनाई पड़ेगी। और बाहर का शोर बात करें, जैसे सड़क में टायर जब चलते हैं तो उसका भी आपको थोड़ा सा सुनाई पड़ेगा। तो अभी जब हम निकलेंगे उसके पास तब देखते हैं। और अभी हम सिटी में घुस गए हैं, प्रॉपर ट्रैफिक है यहाँ पर। और ये देखिए, आप चाहें सामने का भी दिखा सकते हैं कि किस तरह का ट्रैफिक है बाहर। और आप नॉइज़ सुन रहे होंगे इंजन की, थोड़ी केबल में नॉइज़ काफ़ी आने लगती है जब आप तेज़ से इसको रेव करते हैं इंजन को। लेकिन पावर की अब कोई ऐसी कोई कमी फील नहीं हो रही है मुझे, गाड़ी उठ रही है आराम से। अभी भी 2000 RPM के आसपास हम चल रहे हैं, 4th गियर में है। ये चीज़ सर मैंने इसमें ना थोड़ी नोटिस करी है कि जब ये स्टार्टिंग में जब ये पिकअप लेती है तो मतलब लगता है कि ये थोड़ी अंडर पावर्ड है, ये है, लेकिन जब जैसे आप 2nd गियर या 3rd गियर तक पहुंचते हो तब थोड़ा इसका परफॉर्मेंस जो है स्टेबल होना स्टार्ट होता है, थोड़ा ये तेज़ी से भागना चालू करती है। स्टीयरिंग भी साइज़ ठीक है, और हालांकि इसमें सीट एडजस्टमेंट अवेलेबल नहीं है,
तो उसका हाइट का इम्पैक्ट पड़ सकता है जो उन लोगों के लिए जिनकी हाइट कम है, तो कई बार उनको सीट एडजस्ट करनी होती है। देखिए मैं ब्रेक अप्लाई किए हैं तो ठीक है, ब्रेक भी ऐसा इशू नहीं आया ब्रेक लगाने में, आराम से ब्रेक गाड़ी रुक गई है टाइम पे। डिस्टेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, ब्रेकिंग डिस्टेंस। यहाँ से हम टर्न लेंगे। टर्निंग रेडियस भी कम है गाड़ी का, क्योंकि आराम से मुड़ गई है बहुत ही प्यार से। अभी ये 5th गियर डाल दिया है मैंने। इसका गियर लीवर एकदम मैग्नेट की याद दिलाता है मुझे, एकदम सेम ही बना हुआ है, उसमें भी सेम डिज़ाइन है। हॉर्न इसका सफिशिएंट है, बहुत तेज़ तो नहीं बोलूँगा बट कम भी नहीं है, डिसेंट है कि अगले वाले बंदे को, आगे आने वाले बंदे को अलर्ट हो जाता है कि हाँ कोई कार आ रही है, बट बहुत नॉइजी नहीं है कि किसी को इतनी परेशानी हो। ठीक है, क्योंकि इसके गाइडलाइंस भी हैं गवर्नमेंट की, कितने डेसिबल आप हॉर्न रख सकते हैं। तो मेरे फादर को भी इसका हॉर्न जो है एकदम एप्रोप्रिएट लगता है। मैं बताऊं, मैं आपको, मैं हूँ थोड़ा यंग, आप यंग ब्लड हैं तो आपको लगता है कि आवाज और तेज। सर मेरे को ऐसा लगता है मेरे हॉर्न मारने पे पूरी सड़क ऐसे खाली हो जानी चाहिए। एसी की बात करते हैं तो एसी काफ़ी अच्छा लग रहा है, हालांकि गर्मी तो ज़्यादा नहीं है बट ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी अच्छी कूलिंग दे रहा है। और मैनुअल एसी है, मैंने इसका जो कूलिंग है वो फुल कर रखी है, बट फैन अभी चल रहा है 2 पे, कभी 1 पे मैं ऐसे उसको करते रहता हूँ, क्योंकि ठंड लगती है तो फिर मैं 1 पे कर देता हूँ। और मतलब काफ़ी अच्छा ठंडक बचा रखी है इसने पूरे केबिन में। और बात करें इसके हेडरूम की तो अच्छी खासी जगह है ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी हाइट 5 फुट 9.5 इंच है, तो आराम से अच्छी खासी जगह है। और सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो बैठने में कोई परेशानी नहीं है, बट थोड़ी सी चौड़ी होती, थोड़ा सा वेट ज़्यादा है तो उसकी वजह से अगर थोड़ी सी चौड़ी होती तो और मज़ा आ जाता बैठने में, बट कोई शिकायत नहीं है इससे मुझे। बात करें इसके हेडलैम्प्स की, जैसे अभी DRL चल रहे हैं, मैंने देखा DRL से इसकी लाइट बहुत तेज़ है, ये कई बार लगता है कि हेडलैम्प्स को मात दे रही है। जैसे ही मैंने इसका हेडलैम्प ऑन किया तो थोड़ा सा डाउन हो गया है DRL, थोड़ी सी लाइट कम हो गई है, बट क्योंकि अभी दिन है तो अभी कहना मुश्किल है कि लाइट का थ्रो कितना तेज़ है और कैसा ये आपको एक्सपीरियंस देने वाली है जब एकदम अंधेरा होगा। तो अंधेरा होने से पहले का टाइम है ये, तो अभी तो हमें लाइट दिख रही है, बट एक्चुअल इसका क्या कितनी इसकी तेज़ लाइट है, कितना थ्रो है, वो थोड़ा सा अंधेरा होने के बाद पता लगेगा। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा सिटी से थोड़ा सा आउटर की ओर चलते हैं, हाईवे की साइड। वहाँ एक बार देखते हैं कि कितने RPM पे गाड़ी जा रही है और कितने स्पीड पे, कितने RPM में इसको ले जाते हैं, पिकअप कितने RPM में मिलता है, पावर कहाँ अच्छी मिलती है, टॉर्क कहाँ पे अच्छा मिलता है, वो हम सब चेक कर लेंगे अभी। सर मेरे को भी ना आपसे बस यही रिक्वेस्ट है आपके वीडियो से कि आप बाकी जो डीलर्स वगैरह हैं सर, आप उनको बोलें कि वो गाड़ी रात में भी बेचना स्टार्ट करें, क्योंकि सर हेडलैम्प्स को हम जज ही नहीं कर पाते हैं। दिन में भी, जैसे अब हमने दिन में गाड़ी ले ली, लेकिन मैं इसको जब रात में लेकर आया, मेरे को सर मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत सारे स्पॉट्स ऐसे थे जब मेरे को दिखा ही नहीं कुछ भी, क्योंकि लाइट इसकी इतनी डिम हो जाती है रात में। बाकी सब लोग LEDs लेकर आ रहे हैं, वो बिल्कुल तेजी से लगती है, और वहाँ हैलोजन बिल्कुल ही मतलब दिखता ही नहीं है कुछ भी। हाँ, ये थोड़ा सा एक्चुअल में इसमें चेंज आना चाहिए। जैसे हम गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो या तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार कहीं बेसमेंट में हमें ले जाने दें गाड़ी, या और कोई उनके पास टेस्ट राइड मॉडल हो जिसमें सेम लाइट लगी हो, आप उसको बेसमेंट में ले जाइए, वहाँ अंधेरे में देखिए। या फिर किसी मान लीजिए किसी नोन के पास ये कार अवेलेबल है तो उनकी कार लेकर के आप रात में जाके ड्राइव करके देख सकते हैं कि रियल लाइफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा आने वाला है। इसके MID में सर मेरे को एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी थी, क्या? कि इसमें सर गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स बड़े एक्यूरेट दे रखे हैं।
तो मतलब जैसे मैं अगर हायर गियर पे थोड़ा स्लो चलता हूँ तो वो मेरे को अपने आप बता देता है गियर डाउन करने के लिए। और मैंने एक बार इसकी MID से ही चलाई थी गाड़ी कि जब इसने जब बोला मैंने गियर डाउन कर लिया, जब बोला गियर अप कर लिया। अच्छा। तो उसके बाद मेरे को एवरेज जो है, जो कंपनी ने जो क्लेम करी है फ्यूल एफिशिएंसी, उसके बिल्कुल आसपास मिल गया। कितना क्लेम किया है कंपनी ने इसका 20 जो है क्लेम करा हुआ है। 20 जी, और मेरे को उसका जो एवरेज मिला था ये 20.4 समथिंग मिल गया था। बहुत क्लोज पहुंच गया। तो मैंने कहा तो एकदम उसी पैटर्न पर ड्राइव किया है जैसे हाँ जी, कंपनी ने कहा है। हाँ जी, अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं इस गाड़ी में जो भी माइलेज जो इसने कंपनी ने रिकमेंड किया है, जो जिस कंडीशन में आपको ड्राइव करनी है, उन रिकमेंडेशन में अगर आप ड्राइव करते रहेंगे तो आपको बढ़िया माइलेज दे देगी और हर तरह से आप सेटिस्फाई रहें इस गाड़ी से। इसका देखिए, ये इसका टेल लाइट मिरर है। तो अभी पीछे से लाइट पड़ रही है तो मैं इसको डाउन करने वाला हूँ ताकि मेरे आंखों में लाइट ना पड़े। हाँ, अब कुछ ठीक लग रहा है। जो लाइट पहले बहुत ब्राइट थी, अब हल्के हल्के लाइट के स्पॉट्स दिख रहे हैं, जो कि ठीक है। तो थोड़ा ड्राइविंग कंफर्ट हो जाता है। और ये इसका रियर व्यू, इनसाइड रियर व्यू मिरर है, काफ़ी चौड़ा है, बहुत अच्छे से विजिबिलिटी है। पीछे का व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है। हालांकि इसमें टच स्क्रीन है और उसमें साथ में आपका रिवर्स कैमरा इनेबल्ड है, तो कोई ऐसा इशू नहीं होता है। जो आप रिवर्स करते हैं बहुत ही अच्छा व्यू आता है। अभी हम निकल आए हैं फिरोजपुर रोड पे। हम जा रहे हैं फिरोजपुर। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 114 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और देखते हैं इस ड्राइव में कैसा एक्सपीरियंस रहेगा हाईवे का। अब थोड़ा सा इसको हम भगाने की कोशिश करेंगे गाड़ी। थोड़ी सी लाइट अभी, क्योंकि लाइट है, अभी भी दिन है, हल्का सा हल्की सी रोशनी है अभी भी, तो लाइट थोड़ी सी कम लग रही है। थोड़ा सा टाइम लगेगा और अभी अंधेरा होने में। अराउंड 70 की स्पीड हमारी आ चुकी है। बट क्योंकि ये एक ऑफिस टाइम है, रात भर तो ट्रैफिक है, हाईवे भी ट्रैफिक मिलने वाला है आपको। इस कार में आपको क्या क्या पॉजिटिव्स और क्या क्या नेगेटिव्स लेवल में आए, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? सर प्रोज, मैं पहले प्रोज से स्टार्ट करता हूँ। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग उसको स्टार्टिंग में ही देखते हैं तो इसका जो स्टार्टिंग का जो लुक है, जो फर्स्ट ग्लांस है सर गाड़ी का, वो काफ़ी अपीलिंग है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। प्लस ये मिनी SUV मतलब मिनी डस्टर टाइप लगती है। ठीक है। तो इसका जो लुक है ये काफ़ी मतलब इसका एक प्लस पॉइंट है कि छोटी गाड़ी होने के बावजूद भी ये छोटी गाड़ी वाला मतलब लुक से मतलब देखने से नहीं लगती है छोटी गाड़ी। दूसरी चीज़ जो सर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है वो मुझे इसका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है काफ़ी पसंद है। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वाइड है और मेरे मतलब की काफ़ी चीज़ें हैं सर इसमें, क्योंकि इसमें रेडियो भी है और फादर को चलाने की वो काफ़ी इजी है, क्योंकि वो लोग काफ़ी रेडियो वगैरह ही सुनते हैं। जिस सेगमेंट में ये कार आ रही है बहुत अच्छा टच स्क्रीन दिया हुआ है और कहीं भी कोई लैग नहीं है, किसी तरह का कोई भी लैग नहीं है और बढ़िया परफॉर्मेंस है। जो कि मैंने देखा है इवन 10 लाख की कार में भी ऐसे ऐसे टच स्क्रीन दे रखा है, वो इतना लैग होता है उसमें। आपने अभी मूव किया है, फिंगर को फ्लिप किया इधर से उधर, लेकिन वो आराम आराम से जैसे पैसेंजर ट्रेन की तरह आराम आराम से आपको रिस्पॉन्स देता है। कभी कभार जब मैंने एंड्रॉइड ऑटो इससे कनेक्ट करा है, जो कि नीचे USB दे रखी है, USB का एक पोर्ट दे रखा है, एक ऑक्स का पोर्ट दे रखा है, तो मैंने USB के पोर्ट से जब अपने फ़ोन के से लगाया तो कभी कभी हो सके वो थोड़ा मतलब पॉइंट मतलब 1 सेकंड का जो लैग होता है वो लिया, बट ये है कि उसने अपना एक्शन पूरा परफॉर्म सही किया था। तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अंगूठा बिल्कुल ऐसे कर दिया, 2 बार ऐसे कर दिया, उसके बाद वो भाई साहब कल तक हो क्या रहे जैसा आपने बताया, तो वैसा नहीं हुआ। बट हाँ, थोड़ा सा पॉइंट जो है वो। और मैं अगर इसके प्रोज सर और कंटिन्यू करूं तो जो सर गाड़ी में एक जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो थी कि सर मैं इसके जो मैंने वो पहले भी बताया वीडियो में कि मैं इसके जो मिरर्स हैं उन्हें इंटरनली एडजस्ट कर सकता हूँ। और वो मुझे इसलिए ठीक लगा सर क्योंकि आप अब देखो कि जैसे मान लीजिए शीशे आगे पीछे हैं और मैं चला रहा हूँ गाड़ी,
तो मेरे को उतर के तुरंत नहीं जाना पड़ेगा, मैं चलाते चलाते भी मैं उसको कर सकता हूँ। थोड़ा कन्वीनियंस हो जाती है सर कि वो बिल्कुल पास में ही है मेरे को, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है मेरे लिए। और चौथा एक जो बहुत बड़ा मेरे को इसका बहुत ही अच्छा वो एक प्रो लगता है सर कि डिग्गी बहुत बड़ी है इस गाड़ी की। मैं बहुत खुश हूँ इसकी डिग्गी से, सारा सामान आ जाता है मेरा और मैं खुद भी आ सकता हूँ, इतनी बड़ी डिग्गी है। थोड़ा हाथ पैर अगर मैं मोड़ लूँ तो मैं खुद भी आ जाऊँगा। ठीक है। तो वो मुझे बहुत ही जो कहते हैं एक सेटिस्फाइंग सी फीलिंग देती है कि ये गाड़ी लेने के बाद जो इस गाड़ी का मैं कह सकता हूँ कि ओनरशिप मेरा जो एक्सपीरियंस अच्छा करती है, ये 4 चीज़ें। ठीक है, चलिए ये तो पॉजिटिव्स हो गए। कुछ कॉन्स की बात करें, क्या लगता है आपको इसमें क्या कमियां हैं या कुछ इम्प्रूवमेंट इसमें हो सकते थे, या कुछ चीज़ें जो लगती हैं आपको ये बिल्कुल ठीक नहीं है, उसके बारे में बताइए। सर जो प्लास्टिक जो यूज़ कर रही है जो कंपनी, उसकी सर मैं आपको बताऊं, मैं तो जो क्वालिटी है वो इनकंसिस्टेंट सी है। कहीं कहीं जगह थोड़ा हार्ड प्लास्टिक है, कहीं कहीं जगह एकदम वो सॉफ्ट प्लास्टिक अंदर दब रहा है। मैं उसको प्लास्टिक से मतलब आपका ये जो इंटरनल वाला है ये जी ये जो डैशबोर्ड पे है सर थोड़ा, और ये गेट्स के, हाँ जी बिल्कुल, दरवाजों पे सर। दरवाजों से बड़ा अच्छा याद आया सर कि इसकी जो पावर विंडोज की बटन है सर वो इन्होंने इसके टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे दे रखी है। हाँ, थोड़ा सा मुझे भी अजीब लगा जब ड्राइव करते हुए कि ये यहाँ पर है, क्योंकि हमें आदत नहीं है। जब भी हम ड्राइव करते हैं तो हम यूजुअली, मेरा हाथ बार बार यहाँ जा रहा मेरा भी सर कि ये कहाँ है। मेरे अब 2 महीने हो गए मेरे को इस वजह से, तो थोड़ा सा डिफरेंट लगा था। खराब तो नहीं बोलूँगा बट अनयूजुअल है मतलब ये। फिर एक जो कौन सर मेरे को लगता है वो ये है कि जो पैसेंजर साइड है ना सर, वहाँ पे कोई ग्रैब हैंडल नहीं है। जो आप अगर इसमें ऐसे करके दिखा भी दूं तो सर आप मेरी साइड देखो, आप यहाँ पे कोई ग्रैब हैंडल नहीं है, तो वो कमी लगती है। कई बार हम ड्राइव कर रहे हैं, मतलब बैठे हुए हैं साइड में, तो लगता है कि हाथ को रेस्ट चाहिए। जी कोई ग्रैब हैंडल अवेलेबल नहीं है। तो हालांकि इस तरफ तो नहीं होता है क्योंकि ड्राइवर से अलाउड नहीं होता है, एटलीस्ट पैसेंजर साइड होना चाहिए जी। तो ये सेम चीज़ डैटसन गो में मैंने फील करी है, उसमें भी यही सेम इशू था और उन्होंने ग्रैब हैंडल नहीं दिया था। इस तरफ पैसेंजर साइड में कोई ग्रैब हैंडल नहीं दिया हुआ था। हाँ, जब कस्टमर 6 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो आप 1500 की चीज़ों को क्यों मिस कर देते हो? उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो होने ही चाहिए हर कार में। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को ऐसा लग रहा था कि कम से कम 15 इंच के टायर होने चाहिए थे इसके। इसके जो है R14 है जो इसकी टायर का साइज़ है, ठीक है। बट फिर मेरे को लगा कि जिस एंट्री सेगमेंट की कार है, इनकी शायद जो काइगर आती है जो इससे एक ऊपर जो इन्होंने कॉम्पैक्ट SUV जो निकाली है, शायद उसमें 15 इंच का टायर देते हैं ये। काइगर में 16 इंच का आता है टायर। ओके। उसका तो थोड़ी सी बड़ी बिल्ट में आ जाती है, टॉल बॉडी लुक में आ जाती है, ऊंची भी है, हाइट भी ज़्यादा है उसकी। बिल्कुल। एक चीज़ सर मेरे को और इसमें लगी कि जैसे जो बाकी गाड़ियां हैं, चारों पावर विंडो के जो कंट्रोल्स होते हैं वो ड्राइवर साइड होते हैं सर, और चाइल्ड लॉक भी आप लगा सकते हो ड्राइवर साइड से। यहाँ वो पॉसिबल नहीं है। मतलब मैंने RXT वेरिएंट लिया है जो कि क्लाइंबर जो है इसका टॉप वेरिएंट है, उसमें और इसमें भी ज़्यादा डिफरेंस, मतलब फीचर वाइज कोई डिफरेंस नहीं था। सिर्फ मतलब कॉस्मेटिक ही डिफरेंस था कि उसमें क्लैडिंग आ जाती है, तो हमने वो क्लैडिंग और रूफ रेल्स अलग से लगवा ली, बाहर से लगवा जी। तो हाँ जी, तो लेकिन बात ये हुई थी कि मतलब मेरे को लगा था कि अब ड्राइवर सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकता है, बट इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि जैसे पीछे अगर मैंने कोई बच्चा बैठा लिया और मैं चाहता हूँ कि वो बच्चा उसको ना खोले पीछे वाले अच्छा जो विंडोज लॉक करने का कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। तो मेरे को बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क लगा ये कि बच्चा अगर गलती से वो, क्योंकि डोर तो सर लॉक हो जाते हैं, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक है इसके अंदर, बट अगर बच्चे ने एकदम से वो खोल लिया खिड़की और मुंह या हाथ पैर बाहर निकाल लिए तो वो थोड़ी सी दिक्कत है। पीछे अगर कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोल सारे दे रखे हैं, हर डोर पे अलग कंट्रोल है उसका, बच्चे ने अगर उसको प्रेस कर दिया जी वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है बच्चों के इसमें कि वो नहीं गिरना चाहे। बिल्कुल। इसका फ्यूल टैंक बहुत ही छोटा है, शायद 28 लीटर का फ्यूल टैंक है सर इसका। तो मतलब जैसे कि अब मेरे को लुधियाना ही आना था तो मेरे को मतलब इसको बहुत ही एवरेजली चलाना पड़ा कि मैं इसको बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं ले जा सकता, बहुत स्लो भी नहीं ला सकता। तो मैंने बहुत ही मतलब एवरेज देख के गाड़ी चलाई, क्योंकि 300 किलोमीटर या 350 किलोमीटर आप एक बारी में सोच रहे हो कि आप एक टैंक पे निकाल दोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है 28 लीटर में। बट इसका एवरेज काफ़ी अच्छा है तो मुझे लगता है इसलिए शायद इसमें इतने बड़ी टैंक की जरूरत भी नहीं होगी। वो थोड़ी ठीक चल गई गाड़ी सर, इस वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई।
बट क्या मतलब मैं सोच रहा था कि इफ अगर आपको लॉन्ग ट्रिप दिन लेने हैं तो थोड़ा फ्रीक्वेंटली पेट्रोल भरवाना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है। एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी इस कार में कि ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, 184 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो बहुत सिटी में भी कई बार जैसे ब्रेकर्स वगैरह आते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं रहा ड्राइव करते समय। और कई जगह खड्डे भी थे तो सस्पेंशन की क्वालिटी भी ठीक लगी मुझे। जहाँ पे लगता है कि नॉर्मल कोई कार होती है, जैसे कोई मारुति की कोई कार है तो कई बार वो हिल जाती है, तो सस्पेंशन सिस्टम अच्छा लगा उसका, उसने उसको ओवरकम किया। और राइड क्वालिटी डिसेंट रही। हाँ, हालांकि आप अगर बहुत तेज़ चल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन और गाड़ी हिल जाती है, बहुत तेज़ चलने में, खड्डे आने पे बहुत तेज़ हिल जाती है। बट स्लो स्पीड में अगर आप चला रहे हैं, कम स्पीड में, तो आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं आने वाली है। एक और चीज़ जो मैंने इसमें थोड़ी सी लगी कि ऑयल सम्प इसका प्लास्टिक का दिया हुआ है। ये पहले रेनो के जितने भी क्विड के वेरिएंट्स आए हैं सब में ये इशू रहा है। बट इस बार क्या हो रहा है कि इसमें लोग जाली लगवा लेते हैं अलग से लोहे की, एक ऑयल सम्प होता है प्लास्टिक का, ताकि वो अगर नीचे से आपकी कार लग जाती है कई बार तो ऑयल लीक होने के, इंजन ऑयल लीक होने के चांसेस बन जाते हैं वहाँ से। तो वो ऑयल सम्प में कोई चोट ना आए तो उसके लिए नीचे उसके एक लोहे की जाली लगाते हैं, ताकि अगर रोड पे इम्पैक्ट होता है तो वो जाली वो ले लेती है, तो आपका ऑयल सम्प बच जाता है। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो लोगों ने लिए हैं या डीलर्स ले रहे हैं अलग से। हालांकि कंपनी को इसमें काम करना चाहिए था। 6 लाख रुपए आप कस्टमर्स की जेब से निकलवा रहे हो तो आपके पास मेटालिक ऑयल सम्प देने के पैसे नहीं थे, तो ये क्वेश्चन किसी को भी हजम नहीं होता है। जी, हमको भी सर जो हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था, जब हमने, क्योंकि ऑब्वियसली आप रिसर्च करते हो अपनी गाड़ी के बारे में, तो मैंने देखा काफ़ी लोग ऑयल सम्प, प्लास्टिक ऑयल सम्प, अब मेरे को तो सर पता ही नहीं ऑयल सम्प होता क्या है। तो आपने बताया, जैसे मैंने भी काफ़ी फिर रिसर्च करी तो पता लगा कि अच्छा उसके अंदर इंजन ऑयल जो होता है हमारा वो इकट्ठा होता है। तो मैंने पूछा उससे जाके कि भाई ऐसे लोग बोल रहे हैं, तो उसने बोला कि सर वो आपको जाली लगवानी पड़ेगी। तो मैंने कहा हमें लगवानी पड़ेगी? जब आपको पता है ये प्रॉब्लम है तो आप ही लगा के दो। कह रहे नहीं सर वो 2500 की जाली आती है, वो ये है वो है। तो वो आपने अलग से लगवाई इसमें? जी, तो वो हमें अलग से, फिर सर वही सेफ्टी इशू था सर। तो फादर भी चलाएंगे, हम भी चलाएंगे, सिस्टर भी चलाएंगी, तो सीखेंगे भी वो इस पे, तो हो सकता है कहीं इधर उधर लग जाए, तो हमने सेफ्टी पर्पस के लिए सर फिर लगवा ही लिया। ठीक है। इसमें और कोई आपको कोई कमी लगी हो, बताएंगे उसके बारे में? सर मुझे इसकी साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी मतलब इतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इसमें सर स्पीकर सिर्फ 2 ही स्पीकर हैं और वो आगे दे रखे हैं डैशबोर्ड पे। तो और सर इसके अगर आप डोर्स वगैरह देखें तो उनमें फिर वो पॉकेट बना दिए, लेकिन कोई स्पीकर ग्रिल नहीं दिए, जो कि दे सकते थे ये लोग। काफ़ी मतलब दरवाजे में स्पेस है और ग्रिल आराम से दे सकते थे। चारों डोर्स में, पीछे वाले डोर्स में तो सर कोई पॉकेट भी नहीं है, तो वहाँ पे एटलीस्ट 2, अगर 2 आगे दिए तो 2 पीछे दे सकते थे, या फिर आगे के छोड़ के चारों दरवाजों पे ही दे देते तो भी ठीक रहता। कॉस्ट कटिंग करी है कंपनी ने जहाँ तक हो सके, जैसे कि 4 स्पीकर की जगह 2 ही दे दिए, वो भी फ्रंट में दे दिए। जी 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 बिल्कुल। 6 होते तो बहुत अच्छा होता जी, फिर तो बेस्ट होता 6 में तो। हाँ जी, हाँ जी। 2 ट्विटर देते आगे और 4 डोर्स पे 4 स्पीकर होते। लेकिन ठीक है, मतलब कम थोड़ी क्वालिटी और अच्छी हो सकती थी। साउंड क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। बिल्ड क्वालिटी ठीक है, लेकिन जो इंटीरियर बिल्ड क्वालिटी मुझे ठीक लगी है कई गाड़ियों से। काफ़ी ये प्लास्टिक काफ़ी हार्ड लगा मुझे इसका, सॉफ्ट नहीं है कि आराम से दब जाए। इवन मैग्नेट का ठीक नहीं है, मैग्नेट का डाउन है इससे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा इसका। बात करते हैं कार की सेफ्टी की। तो इस कार का ग्लोबल एनकैप टेस्ट हुआ है, उसमें 2 स्टार रेटिंग लेकर के आई है। तो ठीक है, सेम आपको Hyundai की कोई कार हो, चाहे आपकी नियोस हो, चाहे ओरा हो, सारी कार्स इसी कैटेगरी की हैं। जैसे कि स्विफ्ट हो मारुति की, या डिज़ायर हो, ये सारी 2 स्टार रेटिंग में आ रही हैं। सेफ्टी उनको मैच करती है। वैसे तो कोई कार सेफ नहीं होती है, आप स्पीड आपको मेंटेन रखनी होती है। इवन 5 स्टार जो कार्स हैं उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है और कई बार उसमें कैजुअलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। फिर भी एक बेसिक जो हमारे पैरामीटर्स हैं सेफ्टी के, उनमें आप एटलीस्ट 4 स्टार्स को प्रेफर कीजिए। 5 स्टार तो बहुत ही अच्छी बात है। अपने फादर से काफ़ी बात हुई थी, तो मैंने उनको बताया कि 2 ही स्टार आया है। तो पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, आगे 2 एयर बैग हैं। तो मैंने कहा हाँ, लेकिन पीछे वाले लोगों का? तो फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, पीछे एक भगवान की फ़ोटो लगवा देंगे।
तो मेरे को थोड़ा, ये तो खैर सर वो हंसी मजाक वाली बात है। तो 4 लोग अगर इस गाड़ी में, जो कि मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से देखा सर, 4 लोग बड़े आराम से, हम लोग जिस बिल्ड के हैं, 4 लोग आराम से बैठ जाते हैं सर। लेकिन 5 लोग नहीं बैठ पाते सर इस गाड़ी में। एक बच्चा आ सकता है, बच्चा हो सकता है 4 और एक बच्चा आराम से बैठ जाए। थोड़ी सी जो आउटसाइड जो साउंड आती है बाहर से आप जब ड्राइव कर रहे हैं, तो उसको कम करने का एक और तरीका अपने पास यही है कि आप अपने डोर्स की डैम्पिंग करा सकते हैं। तो इनको खुलवा करके आप, इसमें शीट्स लगती हैं एल्युमिनियम की, फॉइल जैसी सिल्वर कलर की शीट्स होती हैं, तो वो उनको आप डैम्पिंग कराएंगे तो साउंड प्रूफ बन जाएगा काफ़ी केबिन। तो आपके एनवीएच लेवल्स इंप्रूव होंगे, थोड़ा बाहर का शोर कम आएगा, वाइब्रेशन भी थोड़े से कम लगेंगे, जो इंजन नॉइज़ है वो भी थोड़ी कम होगी। हालांकि केबिन मोस्टली जो नॉइज़ आती है आपको डैशबोर्ड के थ्रू होकर के आती है, तो वहाँ पर ज़्यादा कुछ करने को नहीं है हमारे पास, बट फिर भी आप डोर्स में कर लेंगे तो काफ़ी आपको एनवीएच लेवल में फर्क महसूस होगा इसमें आपको। एक कॉन्सेप्ट मुझे इसका एक और याद आया कि इसका जो वाइपर है वो एक वाइपर दिया है कंपनी ने सर। अच्छा, हाँ, तो वो उसका कवरेज ठीक ठाक है, मतलब वो मेरा जितना एरिया है, मेरे को विजिबिलिटी का एरिया है, ऑलमोस्ट उसको पूरा ही कवर कर लेता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब मैं वो वाइपर उठा के उसको क्लीन करने की कोशिश करता हूँ ना, तो उसका जो डिज़ाइन बनाया है, वो जो वाइपर है मेरा, जो इंजन का जो ऊपर, तो वो बोनट पे बार बार खर सी आवाज़ आती है। तो वो बोनट का पेंट और इसमें जो वो है वो थोड़ा सा, तो वो मेरे को थोड़ा डिज़ाइन डिजास्टर लगता है। तो मैंने जब ली क्विड, तो उससे पहले तक मैंने वो देखे नहीं, तो वो हो जाता ना, एक बार आपको गलती पकड़ में आ जाती है, आप सर्च करते हो। तो मैंने सर्च करा तो मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाया है कि ये काफ़ी घर से आवाज़ आती, गर एकदम की कुछ डिज़ाइन फ्लॉ कंपनी ने कभी नोटिस ही नहीं किया, ऐसा भी हो रहा है। जी 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 बिल्कुल। मैं गया भी था उनके पास बताने, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो इससे पहले कोई कंप्लेंट नहीं आई। मैंने कहा यूट्यूब जाके देखो, 1-2 मिलियन हो रखे हैं वहाँ पे लोगों के, तो ऐसे ही थोड़ी ना वो व्यूज़ आ गए। कंपनी को ध्यान देना चाहिए, कस्टमर के रिव्यूज़ और फीडबैक पे काम करना चाहिए जी। और कोई भी इस तरह की शिकायत है तो उसको दूर करने के लिए सारे प्रयास करने चाहिए, ताकि कंपनी पर लोगों का विश्वास बना रहे। और वैसे इतनी जल्दबाजी में मॉडल उतार करके उसको प्रॉपर टेस्टिंग ना करके, क्योंकि फाइनली जो एंड यूज़र है वो परेशान होता है। बिल्कुल सर, उसको लगता है उसने 6 लाख रुपए खर्च कर दिए और वो फिर वो मेंटल पीस नहीं रहता है कि तो दोस्तों बात करते हैं अब कंक्लूजन की। दोस्तों मेरी राय में कौन सी कार आपको लेनी है उससे पहले आपको 2 बात जाननी होंगी। एंट्री लेवल सेगमेंट में 2 कार्स ही आती हैं, मारुति की ऑल्टो हो या फिर मारुति की एस्प्रेसो भी आती है, जहां पर आपको बहुत ही बढ़िया और रिफाइंड इंजन मिलने वाला है और अच्छा माइलेज मिलने वाला है, और एक बहुत ही मारुति का ट्रस्ट है, एक ऐसा नेटवर्क है सर्विस का जो ऑल इंडिया में आपको हर छोटे छोटे गाँव में मिल जाता है। वहीं एक स्टेप बैक आती है मारुति में। प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी उसकी कार्स हैं, चाहे वो जितनी भी उसकी कार्स हैं एंट्री लेवल सेगमेंट की, उसके इवन टॉप मॉडल में आपको बेसिक फीचर्स ही मिलते हैं, जैसे कि ओनली फ्रंट पावर विंडो मिलती है आपको, रियर पावर विंडोज़ नहीं मिलती हैं, बैक या रिवर्स कैमरा आपको नहीं मिलता है। वहीं इस कार की हम बात करें, क्विड, और टक्कर मारुति से है, बट फीचर्स में ये कार उससे कहीं आगे जा रही है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको फीचर्स चाहिए या फिर मारुति का ट्रस्ट जो आप बरकरार है। तो इस कार के साथ मेरी राय में आप जा सकते हैं, क्योंकि निसान और रेनो का इंडिया में नेटवर्क नया है। तो इनका चेन्नई में सेम प्लांट है जहाँ पे ये गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये अपने फीचर्स, अपनी कार जो ये बना रहे हैं उनमें ऐसे फीचर्स दे करके और अच्छी सर्विस दे करके लोगों का भरोसा जीत पाएंगे। और जो ट्रस्ट लोगों का मारुति में है, ये जो नए एंट्रेंट्स हैं निसान और रेनॉल्ट, ये भी अपना बढ़िया एक इंडिया में पाँव रख पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पर आपको मुझे ये बताना है कि आप कौन सी कार लेने वाले हैं, मारुति ऑल्टो के साथ जाएंगे या फिर रेनॉल्ट क्विड के साथ जाएंगे। आप किस पर भरोसा करते हैं मुझे कमेंट्स में लिख करके बताइएगा। हम धन्यवाद देंगे कार्तिकेय जी का, जिन्होंने आज बहुत बढ़िया रिव्यू शेयर किया है हमारे साथ। जो भी कार में इन्हें कमी लगी, जो भी कार में इनको चीज़ें पसंद आई, इन्होंने बहुत बढ़िया से उसको एक्सप्लेन किया है। जो भी मेरे दोस्त इस कार को लेने का मन बना रहे हैं, तो वो इनके फीडबैक से, इनके रिव्यू से कुछ चीज़ें उनको जानने को मिलेंगी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो गुड बाय।